आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज पे है। ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज बेसिकली इसमें आपको लफ्ज से पता चल रहा होगा। इन्फ्लेमेटरी ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। मायो मींस मसल, पैथीज मींस मसल की जो पैथीज हैं, मसल की जो नॉर्मेलिटीज हैं। ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी जो मायोपैथीज हैं इसमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी मायोपैथीज हैं जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हो सकती हैं और ऑटो इम्यून डिजीजेस से भी रिलेटेड हो सकती हैं, जिनका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस है ये स्पेसिफिकली सिर्फ इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, उसमें कोई और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मस्कुलर मैनिफेस्टेशंस नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, ना एक्स्ट्रा मस्कुलर मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है। थोड़ी कुछ स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन वो बहुत कम लिमिटेड हैं और सिर्फ दो तीन ही हैं जो रिनाउंड हैं। अदरवाइज नहीं पता कि हमें कोई और सिम्टम्स भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बाकी जो डिजीजेस हैं या तो वो किसी और डिजीज के बाद आती हैं या फिर उनकी कोई ना कोई ऑटो इम्यून मैनिफेस्टेशन लाजमी होती है। ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि जो इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज हैं वो दे आर extremely related to muscles. They do not involve systems, they do not involve any other visceras. ठीक है। या फिर जो जनरलाइज्ड बॉडी फंक्शंस हैं उनको भी एबनॉर्मेलिटी कॉज नहीं करते। इस सिनेरियो से हम इस टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। A 42-year old woman is admitted with proximal muscle weakness. That is very important thing to know. Inflammatory myopathies extremely involve proximal muscle weakness. आपने proximal muscle weakness किसी पेशेंट की देखनी है? फॉर एग्जांपल proximal muscle weakness के क्या मुराद है? शोल्डर गर्डल से रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, और पेल्विक गर्डल से रिलेटेड जितने भी जॉइंट्स और मसल्स हैं, ये proximal मसल्स हैं। ठीक है। इसकी जो प्रॉक्सिमल मसल्स होंगे उनमें आप चेक करना चाहें तो आप इसी को कहें, ये जी एक कंघी उठाओ और ये जरा कॉमिंग तो करो अपने हेयर में। वो शोल्डर गर्डल को उतना एफिशिएंटली मूव नहीं कर पाएगा, वो अपने बाजू को अबव हेड नहीं लेके जा पाएगा। लेकिन बिकॉज प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई सिर्फ शोल्डर जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स होंगे वो ज्यादा मेनली इन्वॉल्व होंगे। अगर आप उसे कहेंगे अपनी फिंगर्स के अराउंड इस कंघी को घुमाओ और मुझे जरा घुमा के दिखाओ, वो घुमा लेगा। उसे कहोगे कि अच्छा ये कोई चीज पिक करके दिखाओ, वो कोई चीज पिक कर लेगा। ये हो सकता है कि पावर में डिफरेंस आए, ये हो सकता है कि पावर में डिफरेंस आए, बट मूवमेंट नॉर्मल होगी। उस तरह की वीकनेस नहीं होगी जितनी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी। बट कुछ बुक्स में जैसे हैरिसन में, बिकॉज हैरिसन को मेडिसिन का एक मेन बुक कही जाती है, तो हैरिसन के बारे में बाइबल ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो हैरिसन में कुछ बुक जगहों पे लिखा हुआ है कि लेटर ऑन इन इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज में दे आल्सो इन्वॉल्व डिस्टेंट मसल्स। आपको ये डिस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होते नजर आते हैं, बट लेटर ऑन, बहुत देर बाद। लेकिन वो भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज, कोई और डिजीज नहीं शुरू हो गई, वो भी डिफरेंशिएट हो जाता है। मैं आपको इस लेक्चर में वो डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस इस तरह से चेक हो सकती है। पेल्विक गर्डल का आपने देखना है, उसे कहना है बैठ जाओ, बैठ के जरा सिटअप्स करके दिखाओ। वो सिटअप्स के लिए बैठेगा, उठ नहीं पाएगा। अगर ओल्ड एज है, आप उसको सेटअप्स मत करवाएं, उसे कहीं चेयर पे बिठा दें, उसे चेयर पे बिठा के उसे कहें किसी भी सहारे के बगैर आपने सिर्फ पेल्विक गर्डल पे ही उठना है, अपने पेल्विक मसल्स को यूज करते हुए ही उठना है। अपने हैमस्ट्रिंग्स को यूज करें, नहीं यूज कर पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, और अगर उठेंगे तो शदीद पेन होगी और सहारा लेंगे। ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा एक्सट्रीमली प्रॉक्सिमल मसल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ये देखना चाहेंगे डिस्टल इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उन्हें कहेंगे चल के दिखाओ, वो चलेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। बिकॉज चलने में आपके पूरी लेग मसल्स इन्वॉल्व हैं, आपके एंकल इन्वॉल्व है, आपके फुट मसल्स इन्वॉल्व हैं, चलना वो ठीक चल रहे होंगे। लेकिन जब वो बिठा दोगे उठ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बाकी बातें भी की, आपको अपर शोल्डर गर्डल के प्रॉक्सिमल जो हमारे मसल्स हैं शोल्डर गर्डल से रिलेटेड, उनके भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमने चेक करना है, और पेल्विक गर्डल का भी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से चेक करना है। सो बेसिकली प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है इसमें। ठीक है। शी टेक्स नो मेडिकेशन एंड हैज नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। बेसिकली जो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है
और बहुत से ऐसे डिजीज हैं जिनमें ये होती है, विच इन्वॉल्व्स मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल स्टेटिन्स जो लोग ले रहे हैं फॉर इयर्स, उनमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस आ जाती है। साइक्लोस्पोरिन जो इम्यूनोसुप्रेसेंट लोग ले रहे हैं, उनमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस आ जाती है। दैट्स व्हाई हमने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ड्रग रिलेटेड प्रॉक्सिमल मसल को मसल वीकनेस को रिलेट करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि क्या वो इस डिजीज से रिलेट है या नहीं है, हमने ये कहा कि उसको कोई मेडिकेशन वो नहीं ले रही, ताकि हमें पता चले क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज ड्रग्स की वजह से नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह, ऑटोइम्यून पैथोलॉजी भी हो सकती है इसकी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज भी हमें समटाइम्स पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी सिंपल इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज। लेकिन जो और ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में बताया। उनमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होगी। आपने जितनी मैंने आपको ऑटोइम्यून डिजीज पढ़ाई है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ाया, एसएलई पढ़ाया, ठीक है, आपको ये दोनों डिजीज जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इन ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाजमी इन्वॉल्व करते हैं। और एसएलई के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि उसमें तो लूपस नेफ्राइटिस इज द साइन ऑफ क्रिटिकल डिजीज, डिजीज हैज नाउ वर्सन। ठीक है, तो ये तो साइन है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना इन्वॉल्वमेंट उनकी है, इनकी नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको ये बताया था कि जॉइंट कम इन्वॉल्व, जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट कम है, बट स्टिल बिकॉज वो ऑटोइम्यून डिजीज है, वो सिस्टम इन्वॉल्व करती है। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज ऑटोइम्यून पैथोलॉजी के साथ प्रेजेंट कर सकती है, बट सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होंगे, विजरास इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक्सेप्ट स्किन। स्किन पे सिर्फ 2 या 3 मैनिफेस्टेशंस, दैट्स इट, और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होती। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट दिस डायग्नोसिस फ्रॉम अदर डायग्नोसिस। मैं आपको वो डिफरेंशिएट करना साथ साथ बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको एक और डिफरेंशिएशन बताई, मैंने आपको ये बताया कि अगर वो मेडिकेशन नहीं है उसका रिलेशन, तो इसका मतलब है ये इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी है। बिकॉज अगर वो स्टेटिन ले रही है, दैट मींस ये इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेटिन इनटेक। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेंजरस लेवल ऑफ डोजेज इन द पर्सन हु इज टेकिंग स्टेटिन्स। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर एफिकेसी, आपने ज्यादा डोज बढ़ाई है साइक्लोस्पोरिन की, विच इज इम्यूनोसुप्रेसेंट। जैसे ही वो इम्यूनोसुप्रेसेंट होगा तो इन्फेक्शंस कॉज होना शुरू हो जाएंगे, दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा है, शी टेक्स नो मेडिकेशन and has no significant past medical history that shows there is no previous disease that can cause this, because inflammatory myopathies are extremely related with cancers. हमने ये बता दिया कि यहां पे कैंसर उसको नहीं था, ये एक्सट्रीमली ऑटोम्यून हो सकती है, बिकॉज कैंसर की वजह से इंफ्लेमेटरी मायोपैथी नहीं हो रही। शी रिपोर्ट्स नो ओक्यूलर सिम्टम्स। अगेन अभी हमने डिफरेंशिएट किया इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी को किस, अच्छा इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी के 2 प्रेजेंटेशन है, मैं आपको भी यही बता देता हूँ। डर्मेटोमायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस, उसको डिफरेंशिएट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस को हमने जो ड्रग इंड्यूस्ड मायोपैथी से सेपरेट कर लिए। हमने कहा उसने कोई स्टेटिन नहीं लिया, हमने कहा उसने कोई साइक्लोस्पोरिन नहीं लिया। ठीक है, हमने ये तो सेपरेट, चलें जी, हमें पता चल गया कि इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी की कॉज मेडिसिन यहाँ पे नहीं है। नाउ देयर इज मोर रिलेटेड टू पोलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस, हम अभी वहीं पे रुक गए हैं। फिर हमने कहा कि शी रिपोर्ट्स नो ओक्यूलर सिम्टम्स। why the question is very important related to eye manifestation, because there are so many diseases that can cause inflammatory myopathy starts with eye manifestation. For example, take one, हम बात करते हैं लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम की। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स और कैंसर्स। ठीक है, पैरानियोप्लास्टिक जो कैंसर्स होते हैं उनकी वजह से लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम होता है, और लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में फोरेंटोसिस होता है। फोरेंटोसिस होता है, उनकी जो वीएन होती है वो डबल वीएन आ रही होती है उनको। वो अक्सर बता रहे होते हैं, सर हमें नजर नहीं आ रहा, हमें 2 नजर आ रहे हैं, और हमारी आंख पूरी तरह खुल नहीं रही, बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है, खुल जाए तो बंद नहीं होती। टोसिस हो जाता है, समटाइम्स मियोसिस हो जाता है। ठीक है, उस मियोसिस की वजह से उनको दूर का नजर आना होता है, करीब का ब्लर होना शुरू हो जाता है। आई मैनिफेस्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वन जिसमें इंफ्लेमेटरी मायोपैथी इन्वॉल्व है, जिसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस इन्वॉल्व है। एक और डायग्नोसिस बताता हूं आपको, माइस्थेनिया ग्रेविस। हमने ये पता नहीं जिन्होंने पहले पढ़ा था, मैंने उनको पढ़ाया था, जिनको मैंने सीएनएस पढ़ाया था। माइस्थेनिया ग्रेविस में डिसेंडिंग वीकनेस है, मस्कुलर डिसेंडिंग, ऊपर। जैसे गियन बारे सिंड्रोम और माइस्थेनिया ग्रेविस आर अपोजिट। गियन बारे सिंड्रोम में असेंडिंग वीकनेस है, पहले टोज
की वीकनेस शुरू होती है, एंकल वीकनेस, लेग वीकनेस, थाई वीकनेस, डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस, इस तरह से वीकनेस असेंड करती है। इसमें ऊपर से शुरू होती है आंखों की वीकनेस, मुंह की वीकनेस। आप मुंह में उन्हें कहें कि आप हवा फुलाएं, वो फुला नहीं पाएंगे। उन्हें वो हंसेंगे तो उनके जो मसल्स होंगे एक तरफ के ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे, एक तरफ के कम इस्तेमाल हो रहे होंगे, जस्ट लाइक फेशियल नर्व पाल्सी। ठीक है, उन्हें कहेंगे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन करके आप चबा के दिखाएं कोई चीज, उनको पकड़ाएं, वो चबा नहीं सकेंगे। इससे पता चल रहा होगा कि वीकनेस डाउनवर्ड मूव कर रही है। कुछ देर बाद बल्बर पाल्सी शुरू हो जाएगी। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपके हाथ में नहीं रहेंगे। मैं बोल रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स नहीं, वो बोल ही नहीं पाएंगे। स्वेलिंग रिफ्लेक्स चला जाएगा, गैग रिफ्लेक्स चला जाएगा। फिर उसके बाद चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है। बिकॉज अगर चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व हो जाए तो ऑब्वियसली आप सांस नहीं ले सकते। तो डिसेंडिंग वीकनेस है। स्टार्ट कहां से हुई थी? आई से। लैम्बर्डिटन कहां से स्टार्ट हुआ था? आई से। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम शोज नो ऑक्यूलर सिम्टम्स। सो ऑक्यूलर सिम्टम्स अगर नहीं है तो दिस इज नॉट लैम्बर्डिटन, this is not myasthenia gravis. That's how we can differentiate from other autoimmune diseases. And there are so many other things that can differentiate these two diseases. For example, मैंने भी आपको बताया लैम्बर्डिटन एंड माइस्थेनिया ग्रेविस के बड़े ऑब्वियस सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे पहली बात ऑक्यूलर सिम्टम्स इन्वॉल्व होती हैं, और विद टाइम वो आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन इन्वॉल्व कर लेता है और रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व कर लेता है। इसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। इसमें तो हम सिंपल पढ़ रहे हैं कि उसमें इंफ्लेमेशन है, सिंपल मसल्स की मायोसाइटिस है मसल्स में, एंड इट इन्वॉल्व्स वेरी लिमिटेड स्किन मैनिफेस्टेशन व्हिच आर 2 or 3, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा। The exam shows diffuse lilac rash over the sun exposed areas. This is the skin manifestation related to inflammatory myopathy. Inflammatory myopathy पे ये मैनिफेस्टेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइलैक, हेलियोट्रोप रैश, गोल गोल से रैशेस बन जाएंगे हाथों पे, फेस पे, खास तौर पे पेरी ऑर्बिटल। खास तौर पे आपको ऐसा लगेगा मुंह पे कोई पांडा आई बनी हुई है। ठीक है, पांडा आई आपने पढ़ा हो अगर, पांडा आई बनती है जब पेशेंट को ब्रेन स्टेम फ्रैक्चर होता है या ब्रेन स्टेम ब्लीडिंग होती है बिकॉज ऑफ द हेमरेज ऑफ द ब्रेन। तो पांडा आई ऐसे लगेगा पूरी, या फिर आपको लगेगा पेशेंट शायद पता नहीं सोता नहीं है, इसकी आंखों के अराउंड हल्के ही हल्के हैं। ठीक है, इस तरह की आई होगी। ये जो आई मैनिफेस्टेशन है, दिस आई मैनिफेस्टेशन शोज लाइलैक रैश। एक और जो यहां पे नहीं है, ग्रुटॉन पेप्यूल्स। ग्रुटॉन पेप्यूल्स जो होते हैं वो भी हेलियोट्रोप रैश टाइप होते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर रिलेटेड टू नकल्स ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, नकल, फिंगर नकल्स पे ये निकलते हैं ग्रुटॉन पेप्यूल्स। अभी तक दीज टू, 3-4 और भी हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज टू आर द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस व्हिच आई वांट यू टू रिमेंबर फॉर द सेक ऑफ वाइवा एंड रिटन। ये दो चीजें इंफ्लेमेटरी मायोपैथीज की आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये दो, ग्लूटॉन पेप्यूल्स एंड लाइलैक रैश। लाइलैक रैश एंड ग्लूटॉन पेप्यूल्स ये हमेशा आपको इंफ्लेमेटरी मायोपैथीज में मिलते हैं, और कोई सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं, सिर्फ ये दो और कुछ भी नहीं। That's how you can differentiate dermatomyositis, polymyositis from other diseases that can cause proximal muscle weakness. For example, मैं और बातें, आप और proximal weakness की बात करना चाहते हैं तो पोलीमाइल्गिया रूमेटिका है। ठीक है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है। एग्जैक्टली आप उस पेशेंट को कहें कि कॉम्बिंग करो, नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको टेम्पोरल, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये है कि जब वो कॉम्बिंग करेगा तो इतना शदीद टेम्पोरल उसको पेन उठेगा कि वो कहेगा सर मैं वो कंघी हाथ से छोड़ देगा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा पेन नहीं होता, इसमें सिर्फ मस्कुलर वीकनेस है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, उसमें एक जॉइंट सेल आर्टेराइटिस है, उसमें फौरन से पेशेंट अंधा होना शुरू हो जाता है, ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है, जिसको आप 60 mg स्टीरॉइड देते हैं, दैट इज रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। ठीक है, दैट इज द ओनली डिजीज दैट कैन रिवर्स द ब्लाइंडनेस थ्रू स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड जो है, तो जॉइंट सेल आर्टेराइटिस में भी यही कुछ है, पोलीमाइल्गिया रूमेटिका में भी यही कुछ है, प्रॉक्सिमल वीकनेस है, बट उसमें बहुत सारे और सिम्टम्स है जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं, जो कि हमें इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज में नहीं मिलते, पोलीमायोसाइटिस में नहीं मिलते, डर्मेटोमायोसाइटिस में नहीं मिलते। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट पोलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस फ्रॉम देमसेल्व्स? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ एक चीज डिफरेंशिएट करती है पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस को। डर्मेटोमायोसाइटिस में डर्मा इन्वॉल्व हो रहा है, वर्ड दैट मींस स्किन इन्वॉल्वमेंट है। क्रूटॉन पेप्यूल्स एंड लाइलैक रैश आर ऑलवेज रिलेटेड टू डर्मेटोमायोसाइटिस। पोलीमायोसाइटिस सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल, दैट्स इट। polymyositis plus skin manifestation is equal to dermatomyositis. Just the inflammation of muscle is polymyositis. Polymyositis plus, again I'm repeating,
Polymyositis plus skin manifestation is dermatomyositis. Muscle weakness and inflammation alone, polymyositis. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो हमने ये अभी बात कर ली है किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी ऑटोइम्यून डिजीज को सिर्फ इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी से. द मोटर स्ट्रेंथ कैसी होगी? 3 into 5 इन द अपर एंड लोअर प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स, नॉट द डिस्टल. प्लीज प्लीज, दैट इज द मेन पॉइंट हियर. What is the next appropriate step in the evaluation of this patient? अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही बात है. पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस हमने इसकी बात कर ली. उसके बाद प्रॉक्सिमल प्रोग्रेसिव वीकनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी. इसी प्रोग्रेसिव को हैरिसन ये कहती है, यही प्रोग्रेशन बढ़ते बढ़ते, इसका मतलब ये नहीं है कि पावर और ज्यादा डिस्टर्ब होगी, पावर मैक्सिमम 2/5 तक जाएगी. प्रोग्रेसिव का मतलब ये है विद टाइम ये डिस्टल मसल इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा, तो हम कहेंगे प्रॉक्सिमल जो वीकनेस है, नाउ इट इज प्रोग्रेसिव. ठीक है, दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट. नो ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, मैंने आपको पहले बताया, ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा हमेशा ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट कहां पे होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, वो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में हो सकती है, या फिर वो आपके जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसमें हो सकती है. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर आप और आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या आपको वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस अक्सर अक्सर जितने भी हार्मोनल डिजीज हैं उनमें भी आ सकती है. एंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, इसमें भी होती है. लेकिन आपको पता है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के कोई सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, वो 100 सिम्टम्स तो हैं दोनों के, वो सारे इसमें है ही नहीं. हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो नहीं कह रहे कि हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हम तो नहीं कह रहे कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव विद डायरिया होगा, हम नहीं कह रहे कि पेशेंट को स्वेटिंग ज्यादा होगी, हम नहीं कह रहे कि उसकी डिस्टल मसल वीकनेस भी होगी, हम नहीं कह रहे वो खाना खाएगा पूरा भूख पूरी लगेगी लेकिन वेट लॉस शुरू हो जाएगा, हम ये बातें नहीं कर रहे. उसको स्किन डिजीज की बात नहीं कर रहे, हमने नहीं कहा कि उसकी गर्दन में कोई लंप है, हम नहीं कह रहे कि उसको छोटे छोटे कोई सिस्ट निकली हुई है गर्दन पे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि उसको जनरली अटैक्स होती हैं जिसमें बैठे बैठे उसको पैनिक अटैक हो जाता है, उसको उसका हार्ट रेट 200 अबव होता है, हमने ये सारी बातें नहीं की, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू थायराइड डिजीजेस. सो हमने ये नहीं कहा, ये सारी बातें हम नहीं कर रहे. तो इसका मतलब है थायराइड डिजीज इन्वॉल्व नहीं है. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज विच कैन कॉज प्रॉक्सिमल वीकनेस, एकदम मुझे याद आई है, एडिसन डिजीज, ऑटोइम्यून एड्रिनल इंसफिशिएंसी. एडिसन डिजीज में भी ये होता है, एडिसन्स में, लेकिन एडिसन्स की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, वॉमिटिंग है, हाइपोकैलेमिया है, दैट इज द ओनली कॉज ऑफ हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस. हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने नहीं कहा कि किडनी डैमेज हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि एसिडोसिस है, हम नहीं कह रहे कि पीएच डिस्टर्ब होगी, हम नहीं कह रहे कि एबीजीज करवाएं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की. सो ये चीजें हैं जो इसको डिफरेंशिएट करिए. सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें प्रॉक्सिमल वीकनेस होगी, बट हम उसको किस तरह डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस से डिफरेंशिएट करेंगे, इन सारी बातों से. एक्चुअली दिस इज द आल्सो द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. व्हेन यू एक्सक्लूड पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, व्हेन यू एक्सक्लूड माइस्थेनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, व्हेन यू हैव सीन कि इसके पास हिस्ट्री में कोई ड्रग्स नहीं है, व्हेन यू गॉट टू नो इस पेशेंट में किसी किस्म की कोई एंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीज नहीं है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा दैट इज इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस. ये इन दोनों में से कोई एक है, ये नहीं हो सकता कि ये कुछ और हो. ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल सकता है. अच्छा, जब मस्कल, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? यस सर. चलें, ठीक है ठीक है, ओके, मैं पूछ लूं, मैं बोले जा रहा हूँ. अच्छा, जब इन्फ्लेमेशन होगी, मैंने हमेशा आपको इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट क्या बताया, मैंने आपको हमेशा बताया इन्फ्लेमेटरी हीलिंग, इन्फ्लेमेशन हीलिंग, इन्फ्लेमेशन हीलिंग. जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो क्या हो रहा है? इंजरी टू द मसल. जब इंजरी टू द मसल होगा, उसके मसल फाइबर्स टूटेंगे. जब मसल फाइबर्स टूटेंगे तो मसल फाइबर्स में क्या पड़ा हुआ है? क्रेटिनिन, फास्फोकाइनेज एंड एल्डोलेज. ये दोनों टूट के जब मसल फाइबर टूटेंगे तो ये दोनों आपके एंजाइम्स कहां पे आ जाएंगे? आपके ब्लड में. तो जब आप ब्लड सैंपल लेंगे फॉर द सीपीके एंड एंडोलेज, ये हमेशा आपको इंक्रीज मिलेंगे, दैट शोज मसल टूट रहा है. देखिए, हमें ये क्यों इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, क्यों ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं है? बिकॉज सीपीके, अगर हम जिम जाएं
और हमने हैवी वेट उठा लिए, बहुत हैवी वेट उठा लिए, तो भी सीपीके इंक्रीज हो सकता है। बट एटलीस्ट हमें बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ हेल्प आउट तो कर सकता है ना। हेल्प आउट, बेशक सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक नहीं है, हेल्प आउट कर सकता है। हमें ये जरूर बता सकता है कि कोई मस्कुलर वीकनेस के मस्कुलर प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, इट इज रिलेटेड टू मसल और जॉइंट्स, हमें पता चल सकता है। क्योंकि अगर मसल से रिलेटेड है तो सीपीके और एल्डोलेस हमेशा इंक्रीज मिलेगा। एंटीबॉडीज नॉट अ वेरी गुड टेस्ट, नॉट अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, ऑल सेंसिटिव है, नॉट स्पेसिफिक, बट एंटीबॉडीज आपको कुछ डिजीज में मिल सकते हैं मोस्टली। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, सवियर डिजीज इसमें डर्मेटोमायोसाइटिस है, पोलीमायोसाइटिस बहुत सवियर नहीं है, डर्मेटोमायोसाइटिस ज्यादा सवियर है। इसकी एक एग्जांपल इसलिए इस तरह से ले लें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझ लें, व्हिच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ देम इज क्लोजली रिलेटेड टू कैंसर। कौन सी डिजीज है डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस में से जो कैंसर से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है? दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस, बिकॉज इट इज मोर सवियर डिजीज एंड इसमें ज्यादा सवियर सिम्टम्स आते हैं, दैट्स व्हाई। सो इसलिए जो एंटीबॉडीज ज्यादातर आपको कहां पे मिलेंगे? आपको हमेशा डर्मेटोमायोसाइटिस में ज्यादा मिलेंगे। पोलीमायोसाइटिस में भी मिल सकते हैं, बट नॉट अ वेरी गुड टेस्ट फॉर पोलीमायोसाइटिस, बट उसमें भी जो एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिल सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और शामिल कर दूं, सीपीके इन जो होता है ये तकरीबन 50 to 60,000 टू अबव 100,000 भी मिल सकता है आपको, ठीक है। सीपीके की वैल्यू 50 to 60,000 और अबव 100,000 भी मिल सकती है, विच शोज जितनी ज्यादा होगी उतनी सवेरिटी ज्यादा होगी। क्यों कह रहा हूं ये मैं आगे बताऊंगा। क्यों नंबर से हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकली ज्यादा है, इसका मैं आगे आपको एग्जांपल देता हूं। टेस्ट कौन से करवा सकते हैं? ईएमजी एंड बायोप्सी। ईएमजी इज ए वेरी पेनफुल टेस्ट, दैट्स व्हाई हम इसको ज्यादा नहीं करवाते। जब आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस चाहिए तो बायोप्सी इज द डेफिनेट टेस्ट, वेरी गुड टेस्ट, स्पेसिफिक भी है, सेंसिटिव भी है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस दे देता है। जब बायोप्सी इतना अच्छा डायग्नोसिस दे सकता है तो व्हाई वी गो फॉर ईएमजी व्हिच इज नॉट अ वेरी डेफिनेटिव टेस्ट, ठीक है। सो हम ईएमजी करवा, मतलब मेंशन तो करेंगे कि हम ये करवा सकते हैं, बट हम यूजुअली नहीं करवाते, हम सीधा बायोप्सी की तरफ जाते हैं। स्टीरॉइड्स, जब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जब हम ऑटोइम्यून डिजीज को नहीं ट्रीट कर सकते, तो हमारे पास स्टीरॉइड्स है जो सिम्टम्स रिलीव करवा सकता है, ठीक है। सीपीके की बात मैंने की थी कि 60 to 70,000 या 50 to 60,000 से या अबव 100,000 तक जा सकता है सीपीके। इसकी वैल्यू से जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डिजीज सेवेरिटी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि मैंने क्यों कहा? इसलिए बिकॉज जब हम स्टीरॉइड देते हैं और जब पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव होना शुरू होते हैं, तो हम ये किस तरह देखते हैं कि पेशेंट ट्रीट हो रहा है और वो ठीक हो रहा है? क्योंकि उसका सीपीके डाउन होना शुरू हो जाता है, उसका सीपीके 40,000, 30,000, 20,000 तक आ जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि जितना ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि डिजीज सवियर हो रही है, और जितना स्टीरॉइड इसको लोअर कर रहे हैं दैट मीन्स डिजीज ठीक हो रही है, ठीक है। एसोसिएशन विद कैंसर मोर रिलेटेड टू डर्मेटोमायोसाइटिस। ये हमारा आज का लेक्चर था।